मई 1991 एक ऐसा समय जिसने पूरे देश को एकदम सुन्न कर दिया था। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 90 दिनों तक चली उस बेहद हाई स्टेक इन्वेस्टिगेशन की गहराई में जाने वाले हैं, जिसने शुरुआत के एकदम नामुमकिन लगने वाले हालात से निकलकर कई बड़े जियोपॉलिटिकल रहस्यों से पर्दा उठाया। तो बिना वक्त गवाए सीधे उस दिन चलते हैं। बात है 21 मई 1991 की। शाम 6 बजे पूर्व प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी की वजह से उड़ान नहीं भर पा रहा था। सड़क के रास्ते जाने का प्लान बन ही रहा था कि अचानक खबर आई, हेलीकॉप्टर ठीक हो गया है। बस यही वो एक फैसला था जिसने इतिहास की पूरी दिशा बदल दी। बिना पूरी सिक्योरिटी टीम के जल्दबाजी में मद्रास के लिए उड़ान भरी गई। रात 10:10 पर श्री पेरमदूर की रैली में पहुंचना हुआ और ठीक 10:19 पर वो खौफनाक धमाका हुआ। इससे साफ पता चलता है कि कैसे एक छोटे से बदलाव ने घटनाओं की पूरी चेन को ट्रिगर कर दिया। भाग 1, ए नेशन इन शॉक। 1991 का ब्लाइंड केस। धमाके के बाद अगली सुबह देश में हर तरफ बस राष्ट्रीय शर्मिंदगी और अफरा तफरी का माहौल था। हैरानी की बात यह थी कि पहले हुए बड़े मामलों के उलट इस बार जांच एजेंसियों के हाथ पूरी तरह से खाली थे। कोई सुराग नहीं, कोई लीड नहीं। ये पूरी तरह से एक ब्लाइंड केस था और किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि इसे किसने और कैसे अंजाम दिया। और फिर जब लग रहा था कि जांच किसी अंधी गली में फंस गई है, तब एक बहुत बड़ा फोरेंसिक ब्रेक थ्रू हुआ। तमिलनाडु फोरेंसिक लैब के डायरेक्टर ने अखबार में छपी क्राइम सीन की तस्वीरें देखते हुए एक बेहद चौंकाने वाली बात कही। ये एक कैमरा जैसा लग रहा है। जी हाँ, मलबे और लाशों के ढेर के बीच उनकी पारखी नजरों ने एक फोटोग्राफर का कैमरा पहचान लिया था। और बस उस एक पल ने इस केस को हमेशा के लिए पलट दिया। उस रिकवर किए गए कैमरे की फिल्म से कुल 10 तस्वीरें निकाली गईं। इन तस्वीरों ने अंधेरे में तीर मार रही जांच को सीधा एक टारगेटेड हंट में बदल दिया। इन तस्वीरों में 3 बहुत ही अहम चेहरे दिखे। पहला, हरि बाबू, वो फोटोग्राफर जिसकी धमाके में मौत हो गई थी। दूसरी, धनु, नारंगी और हरे रंग के कपड़े पहने एक महिला बॉम्बर। और तीसरा, सफेद कपड़ों में एक पत्रकार की तरह नोटबुक लिए खड़ा शख्स, इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड शिवरासन। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वाकई धनु ही वो बॉम्बर थी? यहीं पर विज्ञान ने अपना कमाल दिखाया। फोरेंसिक टीम को मौके से धमाके वाले कुछ तार मिले जिन पर हरे और नारंगी रंग के धागे चिपके थे। जब इन धागों को माइक्रोस्कोप के नीचे धनु के कपड़ों से मैच किया गया तो वो बिल्कुल सेम निकले। ये एकदम साफ सबूत था कि ये कोई रिमोट कंट्रोल ब्लास्ट नहीं, बल्कि एक ह्यूमन बम यानी मानव बम था। भाग 2, असली मकसद, विवाद की जड़ें। अब अपराधी तो सामने थे, लेकिन असल मकसद क्या था? इसके लिए हमें भारत की सीमाओं से बाहर, समंदर पार, श्रीलंका में पनप रहे ऐतिहासिक तनाव को निष्पक्ष रूप से समझना होगा। श्रीलंका की डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी को समझना इस पूरी कहानी के लिए बहुत जरूरी है। वहाँ करीब 74.9% आबादी सिंहली है और केवल 11.2% तमिल हैं। इसी बड़े अंतर के चलते संसाधनों और अधिकारों को लेकर एक लंबा सिस्टमैटिक संघर्ष शुरू हुआ। इसी भेदभाव के आरोपों और व्यवस्था के खिलाफ LTTE संगठन खड़ा हुआ, जिसकी मांग एक पूरी तरह से स्वतंत्र तमिल राष्ट्र बनाने की थी। अब ये तनाव भारत की राजनीति से कैसे जुड़ गया? आइए इस टाइमलाइन को देखते हैं। जुलाई 1987 में शांति स्थापित करने के लिए भारत श्रीलंका समझौता हुआ और भारत ने अपनी शांति सेना वहां भेजी। लेकिन LTTE ने इसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। काफी खून खराबे के बाद मार्च 1990 में भारतीय सेना वापस लौट आई। लेकिन 1990 के आखिर में भारत में फिर से चुनाव होने वाले थे। LTTE को ये डर सता रहा था कि अगर पुरानी सरकार सत्ता में वापस आई तो शांति सेना फिर से लौट सकती है। इसी राजनीतिक बदलाव की आशंका के चलते ये प्रीएम्प्टिव हमला प्लान किया गया। ये साजिश कितनी बड़ी और गहरी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके 2 प्लान थे। प्लान ए, श्री पेरम्बदूर रैली में सीधा हमला, जिसे मास्टरमाइंड शिवरासन लीड कर रहा था। लेकिन एक बैकअप प्लान बी भी था, दिल्ली में। इस दूसरे प्लॉट में एक 17 साल की लड़की शामिल थी, जिसे घटना के बाद नेपाल के रास्ते भगाने का पूरा रूट मैप तैयार था। ये साफ दिखाता है कि ये कोई छिटपुट घटना नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े पैमाने पर रची गई जियोपॉलिटिकल साजिश थी। भाग 3, 90 दिन की तलाश, सायानाइड के खिलाफ रेस।
साजिश का खुलासा होने के बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी मास्टरमाइंड शिवरासन को जिंदा पकड़ना, और ये कोई आसान काम नहीं था। इस मैनहंट में सबसे बड़ी रुकावट थी एक छोटी सी कैप्सूल। एलटीटी के ऑपरेटिव्स हमेशा अपने गले में एक साइनाइड कैप्सूल पहनते थे। उनका सख्त उसूल था कि जिंदा पकड़े जाने या पूछताछ से बचने के लिए तुरंत साइनाइड खा लेना है। जांचकर्ताओं के लिए ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द था, क्योंकि अगर सभी ऑपरेटिव्स मर गए तो साजिश का पूरा सच कभी सामने नहीं आ पाएगा। इस खतरनाक चुनौती से निपटने के लिए एनएसजी कमांडोज ने एक खास 30 सेकंड का प्रोटोकॉल तैयार किया। पहला स्टेप, आमना सामना होते ही सिर्फ 15 से 30 सेकंड के अंदर ऑपरेटिव को पकड़कर काबू करना। दूसरा, अगर वो कैप्सूल खा ले तो बिना एक पल गवाए साइनाइड का एंटीडोट देना। और तीसरा, हर हाल में 30 मिनट के अंदर उसे अस्पताल पहुंचाना। ये सच में एक बेहद हाई स्टेक रेस थी। लेकिन शिवरासन बहुत चालाक था। पुलिस के हाई अलर्ट और दर्जनों चेकपॉइंट्स के बावजूद वो एक ऑयल टैंकर के अंदर बने खुफिया चेंबर में छिपकर मद्रास से बेंगलोर तक 350 किलोमीटर का सफर तय कर गया। एक तरह से वो जांच एजेंसियों के लिए एक भूत बन चुका था, जिसे पकड़ना नामुमकिन सा लग रहा था। और फिर इस इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसा मोड़ आया जिस पर शायद आज भी यकीन करना मुश्किल लगता है। जब बेंगलोर के एक सेफ हाउस में शिवरासन को घेर लिया गया तो वहां पूरे 36 घंटे की देरी हो गई। क्यों? ब्यूरोक्रेसी की वजह से। पुलिस विभागों के बीच अधिकार क्षेत्र की बहस, और उससे भी बड़ी बात, साइनाइड एंटीडोट के एक्सपायरी डेट को लेकर डॉक्टरों के बीच होने वाली बहस। इस सरकारी उलझन ने बहुमूल्य 36 घंटे बर्बाद कर दिए, और इस देरी की कीमत बहुत भारी पड़ी। 20 अगस्त को जब कमांडोज आखिरकार उस सेफ हाउस में घुसे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिवरासन और उसके साथी साइनाइड खाकर अपनी जान दे चुके थे। 90 दिनों की दिन रात की मेहनत और इस जबरदस्त मैनहंट का अंत मास्टरमाइंड की मौत के साथ हो गया। एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ आते आते रह गई। भाग 4, अनसुलझे सवाल, 1991 का स्थायी प्रभाव। शिवरासन की मौत के साथ तलाशी तो खत्म हो गई, लेकिन इस घटना ने कई ऐसे सवाल और गहरे घाव छोड़ दिए जो आज भी मौजूद हैं। आइए इसके परमानेंट इम्पैक्ट पर नजर डालते हैं। कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन पर आज भी बहस होती है। 1998 में इस पूरी घटना के पीछे की बड़ी साजिश की जांच के लिए जैन कमीशन बैठाया गया। कई लोगों का मानना था कि इसके पीछे गहरे अंतर्राष्ट्रीय लिंक भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO ने भी पहले ही चेतावनी दी थी कि इसमें विदेशी खुफिया एजेंसियों का हाथ हो सकता है। ये ऐसी थ्योरीज हैं जो आज भी सवालों के घेरे में हैं। इस घटना ने भारतीय राजनीति को जिस तरह बदला, उसे हम 272 के आंकड़े से समझ सकते हैं, जो लोकसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा है। इस एक झटके के बाद जो पार्टी उस समय देश की राजनीति पर हावी थी, वो अगले कई दशकों तक अकेले इस 272 के आंकड़े के पार नहीं जा सकी। ये भारत में गठबंधन की राजनीति की एक पूरी तरह से नई शुरुआत थी। सब कुछ जानने के बाद ये देखना सच में हैरान करता है कि कैसे एक हेलीकॉप्टर का ठीक होना, एक कैमरे का मिलना और एंटीडोट पर 36 घंटे की बहस इतिहास की धारा को हमेशा के लिए पलट सकती है। अब एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या इस जियोपॉलिटिकल साजिश का पूरा सच शिवरासन के साथ ही खत्म हो गया, या फिर 1991 की वो परछाइयां आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।